अक्सर ऐसा होता है ना कि इतिहास की किताबों में कुछ कहानियां छूट जाती हैं। ये कहानियां हैं आदिवासी वीरों की, उनके संघर्ष की, जंगल और जमीन के लिए लड़ी गई उन लड़ाइयों की जिन्हें शायद भुला दिया गया है। तो चलिए आज हम उन्हीं गुमनाम नायकों और उनके विद्रोहों की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। सोचिए, भारत के तीन अलग अलग कोने, तीन अलग अलग लीडर्स, लेकिन दुश्मन एक। आखिर क्या थी उनके अंदर वो आग? किस चीज ने उन्हें लड़ने पर मजबूर किया? और क्या इन तीनों में कोई कनेक्शन था? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी की टाइमलाइन कई दशकों में फैली हुई है। शुरुआत होती है 20वीं सदी के पहले हिस्से से, 1905 से 1931 के बीच, जब नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से एक जवान आवाज गूंजी, रानी गाइडिनल्यू। फिर सीन शिफ्ट होता है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, 1914-15 में, और सेंट्रल इंडिया में एक नई चिंगारी भड़कती है। यहां थे जतरा भगत, एक स्पिरिचुअल लीडर जिन्होंने अपने लोगों को जगाया। और इसके ठीक बाद 1922 से 1924 के बीच साउथ के जंगलों में एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव ही हिला दी। इसके लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये तीन कहानियां इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का वो चैप्टर हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। हम चलते हैं नागा हिल्स, जहां आस्था और बगावत दोनों एक साथ मिलकर एक पावरफुल मूवमेंट बन रहे थे। देखिए, रानी गाइदिनल्यू का मूवमेंट कोई छोटा मोटा लोकल रिवोल्ट नहीं था, ये बड़ी बात थी। उन्होंने अपनी फाइट को सीधा गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जोड़ दिया। लोगों से कहा कि ये जो जबरदस्ती के टैक्स हैं ना, इन्हें भरना बंद करो। हाँ, शुरू में तो ब्रिटिश ने इसे बहुत बुरी तरह से कुचला, लेकिन स्पिरिट जिंदा रही। और आगे चल के यही मूवमेंट कबूई समिति जैसे पीसफुल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस में बदल गए। लेकिन ठहरिए, रानी गाइडिनल्यू से पहले भी एक लीडर थे जिनका नाम था जादुनांग। वो शायद पहले ट्राइबल लीडर थे जो महात्मा गांधी और उनके आइडियाज से इतने इंस्पायर हुए। उन्होंने शुरू किया हिराका मूवमेंट। क्यों? ताकि नागा लोगों की जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं उनको क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस से बचाया जा सके। बेसिकली जादुनांग ने ही वो नींव रखी जिस पर रानी गाइडिनल्यू ने आगे चलकर इमारत खड़ी की। ओके, तो अब नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हम चलते हैं छोटा नागपुर प्लेटो की तरफ। यहाँ का मामला थोड़ा अलग था। यहाँ का विद्रोह हथियारों से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और सोशल रिफॉर्म पर टिका हुआ था। ये दौर था भगत मूवमेंट्स का। अब इन मूवमेंट्स को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, मिलेनियरियन कैरेक्टर। इसका सिंपल सा मतलब ये था कि लोगों को विश्वास था, एक ऐसी उम्मीद थी कि कोई दिव्य शक्ति आएगी, कोई सेवियर आएगा जो उनकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा और एक नई बेहतर दुनिया बनाएगा। और यही उम्मीद उनके रिवोल्ट की असली ताकत थी। ये मैसेज जो उस वक्त लोगों में फैला, उनकी इस गहरी उम्मीद को दिखाता है। वो मानते थे कि भगवान उन्हें जुल्म से बचाने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोगों को लगता था कि ये सेवियर कोई और नहीं बल्कि बिरसा मुंडा या जर्मन कैसर जैसा कोई होगा जो आकर सभी विदेशियों को यहां से निकाल दे। तो इस दौर में दो मेन मूवमेंट्स थे। पहला 1914 में जतरा भगत का मूवमेंट। ये एक ईश्वर में विश्वास, मांस, शराब से दूरी और ट्राइबल डांस न करने जैसी बातों पर जोर देता था। थोड़ा रेडिकल था तो अंग्रेजों ने इसे जल्दी दबा दिया। लेकिन इसके ठीक बाद 1915 से ताना भगत मूवमेंट शुरू हुआ। ये थोड़ा पीसफुल था और शायद इसीलिए ये सर्वाइव कर गया। इसने उन्हीं मिलेनारियन आइडियल्स के साथ साथ संस्कृताइजेशन के भी कुछ एलिमेंट्स को जोड़ा। चलिए अब आते हैं अपनी आखिरी कहानी पर। यह कहानी हमें ले चलती है नॉर्थ गोदावरी के रंपा रीजन में। और ये विद्रोह बाकी दोनों से बिल्कुल अलग था। ये एक आर्म्ड गुरिल्ला वॉर था जिसे लीड कर रहा था एक ऐसा इंसान जो उस कम्युनिटी का हिस्सा भी नहीं था। अल्लूरी सीताराम राजू, क्या करिश्माई पर्सनालिटी थी। वो एक आउटसाइडर थे लेकिन रंपा के आदिवासियों के लिए एक हीरो बन गए। उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास एस्ट्रोलॉजिकल पावर्स हैं, वो बीमारियां ठीक कर सकते हैं। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड भी थे, उनकी तारीफ भी करते थे, लेकिन उनका साफ मानना था कि आज़ादी के लिए हिंसा जरूरी है। यहां तक कि वो कहते थे कि गोलियां उन्हें छू नहीं सकती। और सच कहूं तो वो एक जबरदस्त गुरिल्ला टैक्टिशियन थे। राजू का इन्फ्लुएंस कितना तगड़ा था इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, लगभग 2500 स्क्वायर माइल्स। इतने बड़े एरिया में उनके विद्रोहियों को लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट हासिल था। ये उनकी लीडरशिप और लोगों के उन पर विश्वास का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस रिवोल्ट ने अंग्रेजी सरकार की नाक में इतना दम कर दिया था कि इसे दबाने के लिए मद्रास गवर्नमेंट को उस जमाने में 15 लाख रुपए खर्च करने पड़े।
सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम थी ये। आखिरकार मई 1924 में राजू को पकड़कर मार दिया गया और विद्रोह खत्म हुआ। लेकिन इसने ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर दी थी। तो ये थीं 3 अलग-अलग कहानियां। अब जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन सारे फैक्ट्स को एक साथ याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस टेबल में इन तीनों मूवमेंट्स का एक सीधा साधा कंपैरिजन है। जैसा कि देख सकते हैं, हर मूवमेंट का लीडर अलग, रीजन अलग और मेथड भी बिल्कुल अलग। नागा मूवमेंट ने सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता अपनाया, भगत मूवमेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पर फोकस था और रंपा रेबेलियन तो एक पूरा गुरिल्ला वॉर ही था। ये जो की डिफरेंसेस हैं, इन्हें याद रखना एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स का सीक्वेंस भी बहुत मैटर करता है। देखिए, सबसे पहले नागा मूवमेंट, फिर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम भगत मूवमेंट्स और आखिर में 1922 में रंपा रिबेलियन। ये टाइमलाइन इन मूवमेंट्स को उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सेट करने में हेल्प करती है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है और हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे और भी ज़रूरी टॉपिक्स को समझने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई और जानकारी चाहिए या कोई सुझाव हो तो कमेंट करने में बिल्कुल मत झिझकिएगा। तो चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये सारे विद्रोह, हाँ, आखिर में अंग्रेजों ने दबा दिए, लेकिन क्या हम इन्हें सिर्फ एक फेलियर कह सकते हैं, या फिर ये वो छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी चिंगारियां थीं जिन्होंने मिलकर आगे इंडिया की आज़ादी की आग को भड़काया? इस पर सोचना तो बनता है।